उसे शक होने लगा कि क्या ये वही राजकुमार है जिसे वो जानता था। उसकी आवाज और बातों में जो दया दिख रही थी वो यान की यादों से बिल्कुल अलग थी। या तो लियोन पूरी तरह बदल चुका था या फिर वो सबको बेवकूफ बनाने के लिए बस नाटक कर रहा था। अचानक एक पुरानी याद आई, मेज पर बिछी शतरंज और बड़े ध्यान से रखी गई गोटियां। एक आदमी दूसरे को दुश्मन के इलाके पर हमले की खबर दे रहा था। उस कमरे का माहौल बहुत शांत और बेरहम था, जहां लोगों की जिंदगियों का फैसला शतरंज की गोटियों की तरह किया जा रहा था। राजधानी एवलॉन में जॉन ने सर झुकाकर अपनी रिपोर्ट दी। उसने सम्राट को बताया कि मिशन कामयाब रहा और स्टोन माइन को पूरी तरह जला दिया गया है। कमरे में बैठी हस्तियों के लिए ये बस एक नतीजा था, किसी की जान की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। सम्राट अपनी खिड़की से बाहर देख रहे थे, जैसे पूरी दुनिया उनकी जागीर हो। उन्होंने बिना मुड़े अपने लोगों की तारीफ की, जैसे ये कोई बहुत मामूली काम हो। उनकी तारीफ में कोई अपनापन नहीं था, बस एक तसल्ली थी कि सब उनके हिसाब से हुआ है। झुककर ही यान ने कहा कि वो अपनी टीम को वापस लाने के लिए और मदद भेजना चाहता है। सम्राट को ये सुनकर हैरानी हुई। यान ने समझाया कि टीम बहुत छोटी है और उनके जिंदा लौटने की कोई गारंटी नहीं है। वो एक फौजी की तरह अपने साथियों की जान की भीख मांग रहा था। सम्राट अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका फैसला पत्थर की लकीर था और वो उसे बदलने वाले नहीं थे। उस शांति में यान को एहसास हुआ कि एक इंसान के जज्बातों और एक राजा की सोच में कितना बड़ा फर्क होता है। जब आदेश आया कि कोई मदद नहीं भेजी जाएगी और पूरी टीम को कुर्बान कर दिया जाएगा, तो यान ने विरोध किया। उसके लिए ये कोई रणनीति नहीं बल्कि कत्लेआम था। उसने सर उठाकर सम्राट को चुनौती देने की हिम्मत की, भले ही वो जानता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। यान ने साफ कह दिया कि वो अपने सिपाहियों को मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, जो साम्राज्य के लिए अपना खून बहा रहे हैं। पर सम्राट के लिए वे सब और ये पूरी दुनिया बस शतरंज की गोटियां थे। उनके लिए वफादारी का कोई मतलब नहीं था, बस जीत मायने रखती थी। सम्राट की नजरों में सब बराबर थे, चाहे वो गुलाम हो या आम नागरिक, सिपाही हो या कोई बड़ा रईस। सबके सब बस एक ही बोर्ड का हिस्सा थे। ओहदा बदलने से सिर्फ गोटियां बदलती थीं, पर उनका मकसद वही रहता था। ये सब सिर्फ सम्राट के फायदे के लिए थे। लियोन कैवलन ने भी उस वक्त यही सीखा था, जैसे यही दुनिया का इकलौता सच हो। राजकुमार की आंखों में भी सम्राट जैसी ही बेरुखी और शांति थी। एक राजा के लिए हजारों लोग मर सकते थे, पर महल की चमक फीकी नहीं पड़ती थी। सम्राट की नजर में दुनिया ऐसे ही चलनी चाहिए थी, खौफ का राज और वफादारी की कीमत जान देकर चुकाना। उनके लिए मौत कोई दुख की बात नहीं, बल्कि काम पूरा होने का सबूत थी। लियोन कैवलन ने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखा और बड़ी सादगी से पूछा, अपने सम्राट के लिए जान देने से बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? ये सवाल उसने ज्ञान की बात की तरह पूछा था, पर यान को ये किसी जुल्म के तराने जैसा लगा। यान ने उसे देखा और समझ गया कि ये इंसान अंदर से पूरी तरह सड़ चुका है। उसे अच्छी तरह याद था कि लियोन असल में कैसा है। उसे दूसरों के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो याद धुंधली नहीं हुई, बल्कि और गहरी हो गई। अब वापस आज की बात पर आते हैं। राजकुमार ने उन अमीर खानदान के बच्चों का जिक्र किया जो यहाँ ताकत पाने आए थे। उसने ऊंचे घरानों और उनकी उम्मीदों की बात की। उसकी बातें एक चेतावनी की तरह लग रही थीं कि यहाँ आने वाला कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रहेगा। फिर लियोन कैवलन ने चिल्लाकर कहा कि जिसे भी अंजाम का डर है, वो उसके राजा बनने से पहले ही यहाँ से घर चला जाए। ये बात बिजली की तरह कड़की, ये एक धमकी भी थी और एक मौका भी।
उसने जैसे एक लकीर खींच दी थी और सबको उसे पार करने की चुनौती दी थी। यान को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, और सिर्फ वही नहीं, पास खड़ा एक और रंगरूट भी दंग रह गया। राजकुमार के मुंह से ऐसी बातें सुनना सबके लिए बहुत अजीब था। पूरा मैदान सन्न था, जैसे दुनिया के नियम ही बदल गए हों। यान लगातार लियोन को देख रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये वही राक्षस है जिसे वो जानता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही इंसान है या फिर उसने कोई मुखौटा पहन रखा है। सबसे डरावनी बात ये थी कि कोई इतना बदल कैसे सकता है। डेमियन को लगा कि रंगरूट राजकुमार की बातें सुनकर दंग हैं, पर लियोन कुछ और ही सोच रहा था। वो जानना चाहता था कि इन लड़कों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों किया जा रहा है। लियोन का ध्यान अब डेमियन की तरफ था। डेमियन ने कहा कि सम्राट की हिफाजत के लिए ऐसी यूनिट जरूरी है जैसे ये उसका फर्ज हो। पर उसकी बेरुखी और घमंड ने राजकुमार को गुस्से से भर दिया। लियोन का चेहरा तन गया और माहौल में तनाव बढ़ गया। डेमियन ने झुककर अपनी वफादारी दिखाई, पर लियोन ने उसे फटकारते हुए बकवास बंद करने को कहा। राजकुमार की डांट इतनी कड़ी थी कि उसे नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं था। राजकुमार ने कहा कि राजा का काम लोगों की रक्षा करना है, उन्हें मारना नहीं। उसने चेतावनी दी कि अगर कोई राजा अपनों को ही मौत के मुंह में धकेलता है तो उसका राज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, बल्कि डेमियन के पूरे सिस्टम को एक धमकी थी। लियोन कैवलन को ऐसी ताकत का कोई मतलब समझ नहीं आता था जो सिर्फ जुल्म के काम आए। उसके लिए ऐसी सत्ता बेकार थी जो लाशों के ढेर पर खड़ी हो। उसने साफ कर दिया कि वो साम्राज्य के नाम पर ये सब नहीं होने देगा। राजकुमार इस जगह को खत्म करना चाहता था, जैसे ये कोई कलंक हो। पर डेमियन ने जवाब दिया कि ये सब सम्राट की मर्जी और कानून के हिसाब से बनाया गया है। उसने अपनी बेरहमी को कानून के पीछे छिपाने की कोशिश की। डेमियन की बात सुनकर लियोन हैरान रह गया। उसे ये जानकर गहरा झटका लगा कि ये जुल्म गलती से नहीं, बल्कि सम्राट के आदेश पर हो रहा है। अगर ये सच था, तो बुराई की जड़ें बहुत ऊपर तक थीं। फिर भी राजकुमार ने हार नहीं मानी और उन कैडेट्स के बारे में पूछा जो अपनी मर्जी से ये एग्जाम दे रहे थे। वो जानना चाहता था कि क्या यहाँ वाकई कोई अपनी मर्जी से आया है। ये एक इम्तिहान था कि ये जगह डरा धमकाकर बनाई गई है या लोगों की मर्जी से। घुटनों के बल बैठे रंगरूटों में से एक ने भी हाथ नहीं उठाया। सब खामोश थे और उस सन्नाटे में उनका डर साफ दिख रहा था। उनकी चुप्पी ही सब कुछ बयां कर रही थी। राजकुमार ने फौरन डेमियन को ये हकीकत दिखाई। डेमियन ने गुस्से में अपनी नजरें फेर लीं और मन ही मन राजकुमार को दिखावा करने वाला समझा। पर वो भी इस सच को झुठला नहीं सका। तभी अचानक एक रंगरूट खड़ा हो गया, जिसे देखकर बाकी लोग चौंक गए। उसने राजकुमार से माफी मांगी और सीधे उनसे बात की। पूरा मैदान सन्न रह गया, क्योंकि ऐसी जगह पर अचानक खड़ा होना बगावत जैसा था। रंगरूट 974 ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि वो इस एग्जाम में हिस्सा लेना चाहता है। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था। ये सिर्फ जोश नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी जो सिर्फ उसे पता थी। हैरान राजकुमार ने उस लड़के को गौर से देखा। उसे ये नंबर 974 इंच कुछ जाना पहचाना लगा, जैसे उसने पहले कहीं सुना हो। एक पल के लिए राजकुमार की आंखों में पहचान की झलक दिखी। लियोन को पता था कि छोटे दर्जे के कैडेट्स के साथ बुरा बर्ताव होता है और वे यहां से भागना चाहते हैं। पर यान का खुद आगे आना इस बात को पक्का कर रहा था कि हालात कितने खराब हैं कि एक लड़के को मजबूरी में ये खौफनाक रास्ता चुनना पड़ रहा है।
आसपास के साथियों को लगा कि यान पागल हो गया है, पर यान ने कहा कि कुछ बातों में सब बराबर होते हैं, खासकर अपनी काबिलियत साबित करने और जिंदा रहने के मामले में। उसकी बातें बहुत हिम्मत वाली और उकसाने वाली थीं। यान ने जिद की कि ये एग्जाम होना चाहिए क्योंकि यही एक तरीका है जहां सिर्फ काबिलियत देखी जाती है। यहाँ ऊंच नीच नहीं, बल्कि हुनर और नतीजे मायने रखते हैं। उसके लिए ये एक मौका था अपनी जगह बनाने का। राजकुमार को देखते हुए उसने कहा कि वो ये एग्जाम जरूर देगा क्योंकि उसकी जिंदगी का एक मकसद है। उसके इरादे साफ थे और उसकी आंखों में डर की जगह एक उम्मीद थी, जैसे वो पहले ही मन बना चुका हो। यान की बातें सुनकर लियोन काफी देर तक चुप रहा। वो जैसे मन ही मन कुछ सोच रहा था। फिर उसने चीफ इंस्ट्रक्टर डेमियन को अपने पास बुलाया। डेमियन जैसे ही आगे आया, लियोन ने मुंह फेर लिया। उसने साफ कह दिया कि डेमियन जैसा इंसान यान जैसे रंगरूट के लायक नहीं है। ये बात डेमियन के लिए किसी बेइज्जती से कम नहीं थी। लियोन ने अपनी आंखें बंद कीं और अपना फैसला सुनाया। उसने कहा कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा और एग्जाम जारी रखने का आदेश दिया। वो अब खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता था। राजकुमार ने ऐलान किया कि वो खुद यहाँ रुककर सब देखेंगे। डेमियन ने झुककर हुक्म तो मान लिया, पर वो अंदर ही अंदर छटपटा रहा था। अब हर जुल्म का एक गवाह था और हर गलती की भारी कीमत चुकानी थी। डेमियन ने फिर से रंगरूटों की तरफ देखा और अपनी भारी आवाज में चिल्लाया। उसने कहा कि उन्हें राजकुमार की दरियादिली समझनी चाहिए, जैसे वो जबरदस्ती उनका शुक्रगुजार होना चाहता हो। उसने ये भी कहा कि लियोन कैवलन के इस एहसान का बदला उन्हें पूरी वफादारी और बेहतरीन काम से चुकाना होगा। मतलब साफ था, अगर वे फेल हुए तो इसे सिर्फ उनकी हार नहीं बल्कि शाही खानदान का अपमान माना जाएगा। लाल वर्दी वाले दो उस्ताद भीड़ के बीच पहुंचे। उनके कदम तेज थे और वे फिर से ट्रेनिंग सेंटर के उसी पुराने और खौफनाक ढर्रे पर लौट आए। उन्होंने सबको ध्यान से सुनने को कहा और वॉरप गेट के बारे में ऐसे समझाया जैसे मौत के खेल के नियम बता रहे हों। उनकी बातों में तजुर्बे की झलक थी, या तो तरीका समझ लो या फिर अपनी नासमझी का खामियाजा भुगतो। सबसे पहले रंगरूटों को गेट से गुजरना था, जहां जादू की एक तेज लहर उनके शरीर को दूसरी जगह खींच लेगी। पलक झपकते ही वे उन मशहूर ब्लेड माउंटेन्स यानी पहाड़ों के बीच पहुंच जाएंगे जहां ये परीक्षा होती थी। उस्ताद इसे बस एक प्रक्रिया बता रहे थे, पर छात्रों की आंखों में साफ दिख रहा था कि उन्हें ये रास्ता मौत की तरफ ले जाता लग रहा है। वहां पहुंचने के बाद मिशन के लीडर तय करेंगे कि किसे कहां भेजना है। सबको अलग अलग जगहों पर बिखेर दिया जाएगा, जैसे बंजर जमीन पर बीज फेंक दिए जाते हैं। कोई भी अपनी पसंद की जगह नहीं चुन सकता था और न ही किसी को पता था कि उसके पास कौन होगा। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि देखा जा सके कि वे अकेले और बिना किसी सहारे के कैसे जिंदा रहते हैं। जब उस्तादों ने कहा कि टेलीपोर्टेशन के दौरान अगर उनके शरीर के हिस्से अलग हो जाएं तो घबराएं नहीं, तो रंगरूट उलझन में पड़ गए। उन्होंने ये बात इतनी सहजता से कही जैसे शरीर का कोई अंग कटना बहुत छोटी सी बात हो। ये सुनकर कई छात्रों के चेहरे पीले पड़ गए। सब में एक घबराहट फैल गई, क्योंकि वो मजाक हो या चेतावनी, सबको बहुत सच लग रहा था। अचानक उस्तादों ने नंबर 974 को आवाज दी और उसे सबसे आगे बुलाया। वे उसे बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे और उन्होंने उसे दाईं तरफ एक खास जगह पर खड़ा होने को कहा। ये सब कुछ बड़ा सोची समझी चाल लग रहा था, जैसे उसके गेट में कदम रखने से पहले ही उसकी किस्मत तय कर दी गई हो। यान अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया
उसके पैर जम चुके थे, जैसे वो किसी खाई के किनारे खड़ा हो। गेट चालू होने का ऐलान हुआ और चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया। बस कुछ ही सेकंड बचे थे और ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी थम गई हो। जब वो उन खतरनाक पहाड़ों में जाने का इंतजार कर रहा था, तब यान को एक ऐसी बात याद आई जो कुछ अजीब थी। उसकी पिछली जिंदगी में राजकुमार लियोन कैवलन कभी ट्रेनिंग सेंटर नहीं आया था, न ही उसने कभी रंगरूटों से बात की थी और न ही कभी उन्हें इस तरह गौर से देखा था। इस एक बदलाव ने उसे बेचैन कर दिया, जैसे इतिहास की पटरी बदल गई हो। अब सब कुछ अलग था और यान सोचने लगा कि क्या राजकुमार के इस बदलाव के पीछे उसका ही हाथ है। शायद उसकी बेबाक बातों और झुकने से इनकार करने ने राजकुमार का ध्यान खींच लिया था। पर तभी उसे एक और ख्याल आया, शायद ये उसके बारे में है ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे कोई और ही बड़ा खेल चल रहा है। जैसे जैसे ये सवाल उसके मन में उठ रहे थे, गिनती जारी रही। जादुई गेट से हल्की रोशनी निकल रही थी और दबाव बढ़ता जा रहा था। बस कुछ ही पल बचे थे और यान खुद को अपनी सोच और किस्मत के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा था। इससे पहले कि उसे जवाब मिले, हकीकत सामने आने वाली थी। टेलीपोर्टेशन शुरू हुआ और दुनिया ऐसे हिल गई जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जब उसका शरीर रोशनी में खो रहा था, तब भी यान को समझ नहीं आ रहा था कि लियोन कैवलन आखिर इतना बदल कैसे गया। ये उलझन उसे आखिरी पल तक परेशान करती रही। काले आसमान से सफेद धुएं जैसी हवा पहाड़ी के एक सुनसान हिस्से पर उतरी। वहां चारों तरफ धुंध छाई हुई थी और एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो सन्नाटा बड़ा डरावना था, जैसे पहाड़ बस इस ताक में हो कि उनके जबड़ों में क्या नया शिकार आया है। पहले जॉन का सिर नजर आया, जो पत्थर की चट्टानों के बीच चमकती एक जादुई सतह से बाहर निकल रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो दो दुनियाओं के बीच फंसा हो। पोर्टल की तेज रोशनी ने उन पत्थरों को और भी डरावना बना दिया था। टेलीपोर्टेशन खत्म होने वाला था और वो बहादुर जवान धीरे धीरे बाहर आने लगा, पहले कंधे, फिर शरीर और आखिर में पैर। जादुई रोशनी किसी पर्दे की तरह हट गई और वो उस बर्फीली हवा और दुश्मन इलाके के बीच अकेला खड़ा था। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उसे बेबस होते देख रही हो। आखिरकार यान पूरी तरह उस नई जगह पर पहुंच गया और उसके पीछे का पोर्टल किसी भरते हुए जख्म की तरह गायब हो गया। उसने फौरन अपने हाथ पैर चेक किए, उसे डर था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो गई हो। सब कुछ सही सलामत पाकर उसे थोड़ी राहत तो मिली, पर वो जानता था कि सही सलामत होने का मतलब सुरक्षित होना नहीं है। ये सोचकर कि उसे किसी बंजर इलाके में फेंक दिया गया है, यान समझ गया कि उसे फौरन कुछ करना होगा। उसने सबसे पहले हथियार की तलाश शुरू की, चाहे वो पत्थर हो, कोई टहनी हो या धातु का टुकड़ा, जो दुश्मन के शरीर के पार जा सके। ब्लेड माउंटेन्स में निहत्थे होने का मतलब था मौत को दावत देना। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक अजीब सी गंध आई, तेज और चुभने वाली। ये कुछ ऐसा था जो उसे बहुत वक्त बाद महसूस हुआ था और इसे सूंघते ही उसके शरीर में तनाव बढ़ गया। उस महक के साथ पुरानी यादें भी जुड़ी थीं, जैसे कोई चेतावनी मिल रही हो। वो क्लिंका यानी हवाओं की घाटी की पहाड़ी पर खड़ा था और यान उसे फौरन पहचान गया। वहां गंधक की तेज महक थी और हवा में एक डरावनी राक्षसी ऊर्जा घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह की हवा ही जहरीली हो गई हो। तभी उसके पीछे कुछ सरसराहट हुई, कंकड़ों के हिलने की और किसी के सांस लेने की आवाज। यान का ध्यान फौरन उस तरफ गया और वो किसी शिकारी की तरह सतर्क हो गया। ऐसी जगह पर पल भर की देरी भी भारी पड़ सकती थी। एक अनजान राक्षस तेज रफ्तार से उसकी तरफ झपटा। उसके बड़े बड़े पंजे फैले हुए थे और आंखों में नफरत की आग थी।
उसे अपनी तरफ आते देख यान को एहसास हुआ कि उसके पास अब भी कोई हथियार नहीं है। पलक झपकते ही वो राक्षस उसके करीब आ गया और संभलने से पहले ही पहली जंग शुरू हो गई। ब्लेड माउंटेन्स के एक दूसरे हिस्से में एक विशाल काकाडू ग्रिफिन रंगरूटों के एक झुंड पर टूट पड़ा। उसने अपने बड़े जबड़े खोलकर हमला किया जैसे वो उनके डर को ही निगल जाएगा। चारों तरफ पंखों के फड़फड़ाने की आवाज और एक अजीब सा दबाव था जिससे लड़के घबराकर पीछे हटने लगे। उनके पास तलवारें तो थीं, पर उस तूफान के सामने वे खिलौनों जैसी लग रही थीं। वे सब बुरी तरह डरे हुए थे और कई तो वहां से भाग जाना चाहते थे। तलवार की मूठ पर उनकी पकड़ ढीली पड़ रही थी क्योंकि मौत का डर बहुत भारी था। वो विशाल पक्षी लगातार ऐसी अजीब आवाजें निकाल रहा था जो दिमाग में चुभ रही थीं। उन आवाजों ने उन लड़कों के मन में जहर जैसा डर भर दिया था। जो थोड़े बहुत हिम्मत जुटाकर खड़े थे, उनका हौसला भी अब जवाब दे रहा था। अचानक वो पक्षी एक ही वार में ढेर हो गया। वो वार इतना सटीक और ताकतवर था कि सब देखते रह गए। ग्रिफिन की ताकत एक पल में खत्म हो गई और वो ऐसे तबाह हुआ जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। लड़के बुत बनकर खड़े रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि इतना डरावना जीव इतनी जल्दी मर सकता है। वो लोरेना बेओवुल्फ थी, जिसने डार्क सोल के 15वें पड़ाव पर पहुंचकर अपने हथियार से उस ग्रिफिन का सफाया किया था। उसके लड़ने के अंदाज में एक गजब की महारत थी, जिससे ये हिंसा भी बड़ी सहज लग रही थी। उस पल वो किसी साये की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती तलवार जैसी लग रही थी। अब जाकर रंगरूटों ने उसे पहचाना। ये वही लड़की थी जो पूरे ग्रुप में पहले नंबर पर थी। उसे देखकर सबकी जान में जान आई। उसके पास खड़े होना ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान से निकलकर सुरक्षित पनाह मिल गई हो। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए लोरेना का शुक्रिया अदा किया और जल्दी से अपने साथियों को देखा। उन्होंने अपने जख्मी साथियों की तरफ इशारा किया और डरते डरते पूछा कि क्या उनके दस्ते में सिर्फ कम दर्जे के लोगों को ही भेजा गया है। उनकी आवाज में बेबसी और शर्म दोनों थी। उन्होंने बताया कि उनमें से ज्यादातर 700 के आसपास वाले रैंक के हैं और कई तो पहले ही चोटिल हो चुके हैं। वे वहां से जल्द भागना चाहते थे, पर राक्षसों ने रास्ता रोक रखा था। वे डर के मारे बस अपनी बात कहे जा रहे थे, जैसे बोलने से उनका डर कम हो जाएगा। जब उन्होंने लोरेना से साथ चलने की इजाजत मांगी, तो उसने बड़ी बेरुखी से हाँ कर दिया। लोरेना बेओवुल्फ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए वे बस कुछ और लोग थे। उसकी शांति बता रही थी कि वो खतरे को उनसे अलग तरीके से देखती है। हाँ कहने के बावजूद लोरेना की नजरें उस अंधेरे इलाके को छान रही थीं। वो जॉन को ढूंढ रही थी। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो इतनी जल्दी इस खेल से बाहर हो गया होगा, जबकि परीक्षा तो अभी शुरू ही हुई है। वो किसी शिकारी की तरह उसे ढूंढ रही थी। ये सोचकर कि राजकुमार के सामने भी जॉन कितना निडर था, लोरेना उलझन में पड़ गई। भला एक कम रैंक वाला रंगरूट डेमियन और लियोन कैवलन की नजरों के सामने इतनी हिम्मत कैसे दिखा सकता है। उसके पास जो नंबर था, वो उसकी इस दिलेरी से मेल नहीं खा रहा था। तभी क्रूएल ड्वाइट, जो दूसरे नंबर का कैडेट था, बड़े घमंडी अंदाज में उसके पास आया। उसने मजाक उड़ाते हुए उसे राजकुमारी कहा और ताना मारा कि वो फिर से कोई बेवकूफी भरा फैसला ले रही है। उसकी बातें ऊपर से चिंता वाली लग रही थीं, पर अंदर नफरत भरी थी। ड्वाइट के साथी को भी ये बात पसंद नहीं आई कि लोरेना इन मामूली रंगरूटों के साथ घूमना चाहती है। उसने चेतावनी दी कि इससे वो खुद खतरे में पड़ जाएगी, और उसने उन कम रैंक वाले लड़कों को बिना झिझक गधा कह दिया। उसे लग रहा था कि उनकी कमजोरी लोरेना को भी डुबो देगी।
क्रूएल ड्वाइट को लगा कि ये लड़के तो किसी काम के नहीं हैं, इन्हें तो ढाल की तरह भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी नजरों में वे इतने कमजोर थे कि उन्हें बचाने का कोई मतलब नहीं था। वो अपने नाम की तरह ही बेरहम था। लोरेना, उस गुस्साए कैडेट ने उसे टोकते हुए कहा, जैसे वो इन बेबस लड़कों की दाई बनना चाहती हो। उसने कहा कि उसकी दया उन्हें नहीं बचा पाएगी और ये जज्बाती होना उसे ही ले डूबेगा। लोरेना का चेहरा सख्त हो गया और उसने बड़े शांत लहजे में उसे अपनी जुबान पर लगाम देने को कहा। लोरेना ने उसे चेतावनी दी कि किसी को सिर्फ उसके नंबर से न तोले, क्योंकि काबिलियत कहीं भी छिपी हो सकती है। पर क्रूएल ड्वाइट बस मुस्कुरा दिया। उसे यकीन था कि इस परीक्षा के बाद पहला नंबर किसी और को मिलेगा, उसे नहीं। उसकी बातों में एक छिपी हुई धमकी थी। लोरेना ने बड़े कड़े अंदाज में अपने साथी को देखा और एक चेतावनी दी। अगर वो सिर्फ नंबरों के पीछे पड़ा रहा तो वो कुछ बहुत जरूरी खो देगा, ऐसी चीज जो इन पहाड़ों में मौत और जिंदगी का फैसला कर सकती है। उसकी आवाज में एक तजुर्बा था जो उसने मुश्किलों से सीखा था। वे अपनी बहस में इतने मशगूल थे कि उन्होंने किसी तीसरे के आने पर ध्यान ही नहीं दिया। कासा अफरीना बड़े संयम और चिड़चिड़ेपन के साथ उनके पास आई और उन्हें टोकते हुए कहा कि वे ऐसे लड़ रहे हैं जैसे उनके पास फालतू का बहुत वक्त हो। उसकी आवाज ने उस तनाव को एक पल में खत्म कर दिया। क्रूएल को कमक्ल कहते हुए कासा ने याद दिलाया कि इस परीक्षा में सबको अलग अलग नंबर मिलेंगे। जब आसपास राक्षस घूम रहे हों तो बच्चों की तरह लड़ने का कोई तुक नहीं बनता। उसका मतलब साफ था, अपनी काबिलियत दिखाना ज्यादा जरूरी है। ड्वाइट ने उससे पूछा कि आखिर वो इन कम रैंक वाले लड़कों के साथ क्यों जुड़ना चाहती है। पर कासा ने दलील दी कि एक बड़ा ग्रुप मुश्किल वक्त में ज्यादा काम आता है। उसने साफ कहा कि वो उनकी मदद सिर्फ दया की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कर रही है क्योंकि साथ रहने में सबकी भलाई है। उसने उस तीसरे नंबर के कैडेट को उसके फर्ज की याद दिलाई कि रईसों का काम आम लोगों का नेतृत्व करना है, चाहे उन्हें पसंद हो या न हो। उसके हिसाब से खानदानी होना सिर्फ ऐश करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाना भी है। रईसों का नाम सुनते ही क्रूएल के चेहरे पर एक नफरत भरी मुस्कान आ गई। उसे लग रहा था कि कासा कोई असली रईस नहीं है और उसका ये रुतबा झाड़ना उसे खटक रहा था। उनकी आंखों में पुरानी रंजिश साफ दिख रही थी। कासा अफरीना बड़े गौर से अपने साथी को देख रही थी जब उसने पूछा कि गद्दारों के परिवार को भला कब से रईस कहा जाने लगा। उसने ताना मारा कि अगर वो आम लोगों पर राज करना चाहती है तो पहले ये बताए कि उसके परिवार ने लोगों के साथ क्या किया। ये इल्जाम बड़ा गहरा और कड़वा था। उसने उसे बड़ी बेरहमी से चेतावनी दी कि वो संभल कर रहे, क्योंकि अफरीना परिवार के आखिरी वारिस को सूली पर चढ़ते देखना बड़ा दुखद होगा। ये धमकी सिर्फ बातों तक नहीं थी, इसमें गहरी नफरत छिपी थी। उस वीरान जगह पर यह बात किसी मौत की सजा जैसी लगी। कासा धीरे से मुस्कुराई और फिर हंस पड़ी और उसने उसकी चिंता के लिए शुक्रिया कहा जैसे वो कोई तोहफा हो। पर उस मुस्कान के पीछे एक मजबूत इरादा था कि वो अपने परिवार का नाम फिर से रोशन करके रहेगी। लड़ाई के बीच भी वो बड़ी चतुराई से रिश्तों के उन धागों को सुलझा रही थी जो उसे जकड़ सकते थे। उस तीसरी लड़की ने फिर से बात शुरू की और क्रूएल को बताया कि उसे कभी कभी ऐसे मौकों पर कितनी जलन होती है। ये बात बड़ी अजीब और गहरी लग रही थी, जैसे वो उसे उकसाने की कोशिश कर रही हो। उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं और उसकी नफरत का डटकर मुकाबला किया। उसने रंगरूट ड्वाइट को उसके दो बड़े भाइयों की याद दिलाई और कहा कि परिवार का नाम उन्होंने बनाया है, ड्वाइट ने नहीं। इस बात ने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया, ये जताना कि वो बस एक फालतू टुकड़ा है जो राजा बनने का नाटक कर रहा है।
उसके जैसे अहंकारी इंसान के लिए ये बात सीधे दिल पर लगी। जैसे ही उसने कहा कि क्रूएल को फालतू की बातें सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए, उसका गुस्सा फूट पड़ा। ड्वाइट ने कासा को मारने के लिए हाथ उठाया, पर वार करने से पहले ही किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। हिंसा को बढ़ने से रोक दिया गया। लोरेना बेओवुल्फ बिल्कुल सही वक्त पर वहां पहुंची और उसने गुस्से में भरे ड्वाइट को अपनी ताकत से पीछे ढकेल दिया। कासा वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे इस हमले से कोई फर्क ही न पड़ा हो। लोरेना के आने से वहां फिर से अनुशासन लौट आया। गालियां देते हुए ड्वाइट ने लोरेना को पकड़ने की कोशिश की ताकि वो अपना गुस्सा निकाल सके, पर वो नाकाम रहा। लोरेना अपनी जगह पर डटी रही और उसे हिलाना नामुमकिन था। उन खतरनाक पहाड़ों में इन लोगों की आपस की ये लड़ाई भी उन राक्षसों जितनी ही डरावनी लग रही थी। लोरेना बस एक कदम दूर खड़ी थी, एकदम शांत और रिलैक्स्ड, जैसे आसपास मचे शोर शराबे से उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। उसने बिना चिल्लाए अपने पार्टनर को तुरंत खुद पर काबू पाने को कहा कि वह ये दिखावा और गुस्सा करना बंद करे, इससे पहले कि उसकी वजह से पूरी टीम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए। गुस्सा तो क्रूर ड्वाइट के रगरग में दौड़ रहा था, पर फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो लेडी लोरेना बेओवुल्फ से सीधे पंगा ले। उसने बस फुसफुसाते हुए गुस्से में जवाब दिया। उसका जबड़ा इतना कड़ा था कि उससे चटकने की आवाज आ रही थी और वो अपने दांत ऐसे पीस रहा था जैसे अपने गुस्से को धूल में मिला देना चाहता हो। फिर ड्वाइट ने रूखे लहजे में लोरेना से अपना हाथ तुरंत छोड़ने को कहा। उसे अब और कोई रोकटोक या सहारा नहीं चाहिए था। साथ ही उसने अपनी टीम के बाकी साथियों को भी झटके से पीछे हटा दिया, जैसे उनका फिक्र करना उसके लिए कोई बेइज्जती हो जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खुद को झटके से छुड़ाकर ड्वाइट टीम के पहले और तीसरे सदस्यों और आसपास खड़े छोटे मोटे लड़ाकों से दूर हट गया। उसकी आवाज टूटे हुए कांच की तरह चुभ रही थी जब उसने सबकी तरफ हिकारत से देखा और सबको निकम्मा बताया, बोझ और मुसीबत जिनके भरोसे ऐसी जगह पर रहना मुमकिन नहीं था। उनके चारों तरफ एकेडमी के छात्र ब्लेड माउंटेन्स के बीच भयानक राक्षसों से लड़ रहे थे। ये सफेद पत्थरों का एक बड़ा इलाका था जो किसी जानवर के नुकीले दांतों की तरह खड़े थे। पत्थर इतने तेज थे कि कपड़े के हल्के से रगड़ से भी खाल कट जाए, और हवा ठंडी और लोहे जैसी लग रही थी, जैसे पहाड़ खुद खून चखने के लिए बेताब हों। उस मुश्किल रास्ते पर चलते हुए ड्वाइट ने एक कड़वा फैसला कर लिया। इन साथियों के साथ बंधे रहने से वो बस और भी ज्यादा नाकाम होगा। अगर वो इन्हीं लोगों के साथ चलता रहा तो उसे अपना अंजाम साफ दिख रहा था, और गहरी चोटें और ज्यादा बेइज्जती, और धीरे धीरे उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। अचानक ड्वाइट चलते चलते रुक गया। ऐसा लगा जैसे हवा भी उसके साथ थम गई हो। उसके दिमाग में एक नया ख्याल आया, साफ, सीधा और खतरनाक हद तक सही लगने वाला, और जितना वो उन पथरीले पहाड़ों को देखता, उसे वही ख्याल इकलौता सही रास्ता लगता। उसे बचपन का एक दिन बिल्कुल साफ याद आया। एक आदमी उसके ऊपर किसी लंबे साये की तरह खड़ा था। उस आदमी की सीख बहुत कड़वी और सीधी थी, किसी से कुछ मत मांगो, कुछ मत चाहो, और कुछ मत सोचो। ऐसे जियो जैसे तुम पहले ही मर चुके हो, तो तुम्हें कभी उस चीज को खोने का डर नहीं रहेगा जो तुमने कभी खुद को पाने ही नहीं दी। वो उबड़-खाबड़ जमीन पर चलता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो पुरानी याद फिर से आएगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी उसका जूता थोड़ा फिसला और उसने गौर किया, पत्थरों पर गहरे रंग के चिपचिपे और उबड़-खाबड़ दाग थे। उसे किसी के ताज़ा खून के निशान मिल गए थे। ड्वाइट ने झुककर गौर से देखा और उन निशानों का पीछा किया जो पत्थरों के एक ढेर की तरफ जा रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कच्ची और खट्टी, जैसे गर्म लोहे की महक। खून पुराना या सूखा नहीं था, वो अभी भी गीला था,
जैसे चोट बस अभी कुछ ही पल पहले लगी हो। अगर ये निशान किसी राक्षस की मांद तक जा रहे थे, तो खतरा हर कदम के साथ बढ़ रहा था। एक से निपटना आसान है, पर पूरे झुंड का मतलब मौत है। ड्वाइट ने अपनी सांसें धीमी की और घमंड छोड़ सावधानी से काम लिया। वो छिपते हुए आगे बढ़ा ताकि देख सके कि आगे क्या इंतजार कर रहा है। एक पत्थर के पीछे खुद को छिपाकर ड्वाइट ने धीरे से बाहर झांका। नीचे घाटी में उसे एक नौजवान दिखा जिसने नए लड़ाकों की वर्दी पहन रखी थी। वो कई राक्षसों की लाशों के बीच खड़ा था। नजारा कुछ अजीब था, बहुत ही शांत, जैसे जंग खत्म हो चुकी हो और बस तबाही के निशान बाकी हों। जमीन पर लाल गॉब्लिन मरे पड़े थे। उनके शरीर टूटे फूटे और बेजान थे और पत्थरों पर खून के गहरे रंग के निशान थे। ड्वाइट उलझन में पड़ गया। ज्यादातर नए लड़ाकों के लिए एक को मारना भी मुश्किल होता है, पर इस अजनबी ने कईयों को ढेर कर दिया था। उसने जिस सफाई से ये किया था, वो वाकई डराने वाला था। ड्वाइट बिना पलक झपकाए उस लड़के को देखता रहा और समझने की कोशिश करने लगा कि माजरा क्या है। वो इस खतरनाक इलाके में, इस घाटी में अकेला क्या कर रहा है? क्या वो शिकार कर रहा था, छिप रहा था या कुछ और ही कर रहा था? ऐसा कुछ जो ड्वाइट को मिली ट्रेनिंग से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। उस नौजवान का चेहरा गुस्से से भरा था और आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। उसके हाथों में लाल गॉब्लिन के मांस और हड्डियों के टुकड़े थे, जिन्हें उसने किसी इनाम की तरह पकड़ रखा था। जिस तरह से वो उन्हें हाथ लगा रहा था और अपना जबड़ा चला रहा था, उससे एक खौफनाक बात साफ हो गई। वो उन्हें सिर्फ मार नहीं रहा था, वो उन्हें खा रहा था। जैसे ही ये डरावनी सच्चाई ड्वाइट को समझ आई, उस अजनबी लड़के ने एक अंग उठाकर अपने मुंह में डाल लिया। उसके मन में न कोई हिचक थी, न घिन, बस एक अजीब सी शांति। जैसे किसी राक्षस को खाना उसके लिए पानी पीने जितना आम काम हो। ब्लेड माउंटेन्स में, जो बहुत ही खतरनाक थे और जहां शिकारी राक्षस हर तरफ भरे थे, वहां कहा जाता था कि दो बहुत खास चीजें, आर्टिफैक्ट्स, मौजूद हैं। ये कोई मामूली खिलौने नहीं थे, बल्कि असली ताकत वाली चीजें थीं, जो हार को जीत में बदल सकती थीं या फिर किसी के लालच को उसकी कब्र बना सकती थीं। अब अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए 974वें रिक्रूट को वो दोनों चीजें हासिल करनी थीं। उनके बिना उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जातीं। पहाड़ अब सिर्फ एक इम्तिहान नहीं रह गया था, वो एक ताले की तरह था, और वो चीजें ही उसे खोलने की चाबियां थीं। अपनी रणनीति के बारे में सोचते हुए यान ने तय किया कि वो पहले एक जरूरी चीज हासिल करेगा। उसने खुद को हिलने के लिए तैयार किया, पूरे ध्यान के साथ, हर कदम सोच समझकर। वो जानता था कि यहाँ एक छोटी सी गलती की कीमत सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा हो सकती है। पर यान ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत मामूली पर साफ, जैसे उसके पीछे की हवा ही बदल गई हो। उसकी गर्दन के पीछे एक दबाव सा महसूस हुआ, जो उसे आगाह कर रहा था कि कुछ अजीब हो रहा है, जिस पर उसे पूरा ध्यान देने की जरूरत थी। पीछे से एक खौफनाक राक्षस ने उस पर हमला किया। उसे लगा उसे आसान शिकार मिल गया है, पर उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। पलक झपकते ही एक इंसान के हाथ ने उसके शरीर को चीर दिया। मांस और हड्डियां तोड़ते हुए उसने धड़कता हुआ दिल बाहर निकाल लिया। राक्षस तड़पकर वहीं ढेर हो गया। उस भयानक लड़ाई में उस जवान योद्धा ने ड्रैगन फ्लेम नाम की डार्क स्पिरिट आर्ट का 21वां फॉर्म इस्तेमाल किया। ये सिर्फ कोई तकनीक नहीं थी, ये ताकत का वो प्रदर्शन था जिसने शिकारी के हमले को उसकी अपनी मौत में बदल दिया। यान ने उस लाल गॉब्लिन को घूर कर देखा जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, और उसे और डरा दिया। उसकी मौजूदगी ही सूखी घास में चिंगारी की तरह थी।
उसने राक्षस को उकसाकर अपने करीब बुलाया और माहौल ऐसा बना दिया जैसे हवा भी उसके इशारे पर जलने को तैयार हो। वो राक्षस छटपटाया और लड़ा, पर वो उस इंसान के सामने टिक नहीं सका जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। घाटी में उसकी दर्दभरी चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। उसका वजूद ऐसे मिट गया जैसे यान के साये में उसकी जिंदगी बस एक पल की चमक थी। यान, जिसे खास तौर पर खतरनाक कामों के लिए तैयार किया गया था, लाशों के बीच खड़ा हुआ और अपना इनाम उठाया। उसके हाथ में वो निकाला हुआ दिल था, भारी, गर्म और अजीब, जिसमें कुछ पत्थर जड़े थे जो अंगारों की तरह चमक रहे थे। ये इस बात का सबूत था कि उसे सिर्फ मांस नहीं बल्कि कुछ और कीमती चीज मिली है। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। खून की गंध सूंघकर एक और खौफनाक लाल गॉब्लिन वहां आ गया। उसे मांस की तलाश थी। वो ऐसे आगे बढ़ा जैसे ये घाटी उसी की हो और हर इंसान उसके लिए बस एक शिकार हो। यान ने आगे देखा और उसे लगा कि हालात और खराब होने वाले हैं। पत्थरों पर गिद्धों की तरह और भी वैसे ही राक्षस बैठे थे जो उसे लालच भरी नजरों से देख रहे थे। उनकी नजरें यान पर थीं और शरीर हमले के लिए तैयार। हर कोई ताजा इंसानी मांस चाहता था। फिर भी यान जरा भी नहीं घबराया। उसने हिम्मत जुटाई और एक हल्की सी मुस्कान के साथ उनकी भूख का सामना किया। किस्मत का खेल देखिए, उनका वहां होना यान के लिए अच्छा ही था। जितने ज्यादा राक्षस उतने ज्यादा पत्थर और उतनी ही ज्यादा तरक्की। एक लाल गॉब्लिन की नजर यान पर टिक गई। उसकी आंखें जलते हुए कोयले की तरह लग रही थीं। वो किसी भी पल यान पर झपट सकता था और उसे चीर-फाड़ सकता था। उसका शरीर एकदम तैयार था। बस एक मौका मिलते ही वो उसे बिना सोचे समझे खत्म कर देता। यान सच में हैरान था। उसका पहला शिकार खुद उसके पास चलकर आया था, जैसे किस्मत ने भेजा हो। उसने तुरंत अपनी फाइटिंग पोजीशन ली और उसके चारों तरफ जादू की एक हल्की सी चमक दिखाई देने लगी जो किसी सधी हुई आग की तरह लग रही थी। राक्षसों को इंसानी जादू से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपने डरावने मुंह खोले और झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े। पत्थरों पर उनके पैरों की आवाज गूंज रही थी और वो उस अकेले आदमी की तरफ ऐसे बढ़े जैसे अपनी तादाद के दम पर उसे कुचल देंगे। यान की आंखें फटी रह गईं, पर डर से नहीं बल्कि जोश से। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और उसके होश और भी तेज। वो उन्हें चीर देने के लिए तैयार दिख रहा था, अंदर से शांत पर बाहर से खूंखार। वो अपने हर दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार था। राक्षसों को हराने पर माना स्टोन्स मिलते थे, जिन्हें पहले बस मामूली जादुई चीजें बनाने का सामान समझा जाता था। पर समय के साथ लोगों को समझ आया कि ये सिर्फ सामान नहीं बल्कि ताकत का खजाना है जो किसी भी योद्धा या जादूगर की पूरी काबिलियत बदल सकते हैं। एकेडमी के पुराने प्रोफेसर आइजैक ने सबसे पहले ये बात सबके सामने रखी। महीनों की मेहनत, फेलियर और रिसर्च के बाद उन्होंने एक ऐसा पेपर पब्लिश किया जिसने पुरानी मान्यताओं को हिलाकर रख दिया। उनकी बातें उन लोगों को बहुत अजीब लगीं जो पुराने नियमों में बंधे हुए थे। उस पेपर में आइजैक ने बताया था कि कैसे इन पत्थरों के जरिए राक्षसों की ताकत और जादू को अपने अंदर सोखा जा सकता है। उन्होंने किसी औक की सहन शक्ति या किसी ट्रोल जैसी रिकवरी पाने की बात कही। इन दावों ने विद्वानों के बीच गुस्सा भर दिया। उनके लिए ये रिसर्च नहीं बल्कि एक बगावत थी। आइजैक के साथियों ने इसे वहम कहकर खारिज कर दिया। उनका मानना था कि इंसानों और राक्षसों की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने तर्क दिया कि इन दोनों को मिलाने की कोशिश का अंजाम जहर, पागलपन या उससे भी बुरा होगा। फिर एकेडमी के डीन न्यूरॉन ने खुद प्रोफेसर से बात की। उन्होंने साफ चेतावनी दी, या तो इसे सच साबित करो या बाहर जाओ।
अगर आईजैक सबूत नहीं दे पाए तो उन्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा और इस विवाद को वहीं दफन कर दिया जाएगा। जब न्यूरॉन ने खुद पर आईजैक के तरीके को आजमाया तो वो बिल्कुल बदल गए। पहले वो कमजोर थे, पर अब उनके शरीर में ताकत साफ दिख रही थी। ये बदलाव इस बात का जीता जागता सबूत था कि आईजैक की ये नामुमकिन रिसर्च सच में काम करती है। जब आईजैक की बात सच साबित हुई तो हर तरफ हंगामा मच गया। लोगों के मन में डर भी था और लालच भी। अगर राक्षसों की ताकत चुराई जा सकती थी तो दुनिया का संतुलन बदल जाता। अब हर किसी के पास राक्षसों के शिकार के पीछे पड़ने की एक नई वजह थी। फिर भी आईजैक ने गौर किया कि अब राक्षस कालकोठरियों के बजाय खुले जंगली इलाकों में ज्यादा मिलने लगे थे। जब उनसे जादुई पत्थरों की शक्ति सोखने की मुश्किल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी रुकावट उसमें से जहर को निकालना है, बिना उसकी ताकत खत्म किए। इस तरीके को सुरक्षित बनाने के लिए प्रोफेसर ने कुछ खास चीजों की सलाह दी, जैसे मून बीटल का जूस और लावा स्टोन्स, ताकि शरीर उस तनाव को झेल सके। ये कोई घरेलू नुस्खे नहीं थे, बल्कि सोची समझी तकनीक थी जो सोखने वाले को तब तक जिंदा रखे जब तक ताकत शरीर में जम न जाए। अपनी कॉफी का घूंट भरते हुए आईजैक ने बड़े आराम से कहा कि आम तौर पर जादुई शक्ति सोखना इसके मुकाबले काफी आसान होता है। इसके लिए कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं चाहिए होता, बस तैयारी, बर्दाश्त करने की ताकत और जरा सा हौसला चाहिए। उन पत्थरों को बस निगलना होता था ताकि वो शरीर के सिस्टम में चले जाएं। और यान अभी वही कर रहा था, ब्लेड माउंटेन्स के पत्थरों के पीछे छिपा हुआ। वो जो कर रहा था वो किसी रिसर्च जैसा नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक आखिरी कोशिश जैसा लग रहा था। मरे हुए गॉब्लिन के पास खड़े होकर यान ने सोचा नहीं था कि ये इतना घिनौना होगा। उसका स्वाद जुबान पर चिपक गया था, बिल्कुल कड़वा और सड़ा हुआ। उसे करने के बाद उसके पेट में मरोड़ उठने लगी, जैसे उसका शरीर उस चीज को अपनाने से मना कर रहा हो। अब उसे वो पत्थर सोखना था जो राक्षस के दिल के पास बना था। वो उसे गौर से देखने लगा। उसे पता था कि जरा सी भी चूक का मतलब एक धीमी और जहरीली मौत हो सकती है। पर उस पत्थर से ताकत पाने के लिए उसे उसके जहर को भी झेलना होगा। ये सोचकर ही यान को उल्टी आने लगी। उसने अपना मुंह दबाया, गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। उसे डर था कि कहीं ये ताकत देने से पहले ही उसकी जान न ले ले। यान को महसूस हुआ कि जहर उसके अंदर तेजाब की तरह अंगों को गला रहा है। पर उसने डिवाइन ड्रैगन की तकनीक से मुकाबला किया, गहरी सांसें लीं और उस जलन को काबू किया। उसकी हर सांस उसे मौत से बचा रही थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत थोड़ी सुधरी, पर वो अभी भी लड़खड़ा रहा था। उसे समझ आ गया कि इसमें वक्त लगेगा, ताकत एकदम से नहीं आएगी। यहाँ सब्र रखना ही जिंदा रहने का इकलौता तरीका था। तभी घाटी में बड़ी तेजी से दूसरा रिक्रूट ड्वाइट वहां पहुंचा। वो यान को जो करते देख रहा था उसे अनदेखा नहीं कर सका। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, जैसे उसकी जिज्ञासा और चालाकी उसे वहां खींच लाई हो। ड्वाइट के चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कान आ गई। वो वहां मदद करने तो बिल्कुल नहीं आया था। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि उसके दिमाग में कुछ काला चल रहा है, जैसे उसने पहले ही सोच लिया हो कि इस मौके का फायदा कैसे उठाना है। पर नीचे, जहां मुश्किल से 1 मिनट पहले 974वां रिक्रूट खड़ा था, वहां उसका नामोनिशान तक नहीं बचा था। बस सूनी हवा में एक तेज रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई वहां से मिटा दिया गया हो और दुनिया को अभी तक एहसास भी न हुआ हो कि उसने क्या खो दिया है। क्रूर ड्वाइट बड़े टशन में मुस्कुराते हुए वहां पहुंचा। उसे लगा कि कोई आसान सा इनाम हाथ लग जाएगा। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना मामूली सा रिक्रूट यहां आने की हिम्मत करेगा,
पर उसके घमंड ने इस इत्तेफाक को किस्मत का तोहफा समझ लिया। उसे अपनी ताकत पर इतना नाज था कि उसने तय कर लिया कि ये सारा जादू और कीमती सामान बस उसी का होना चाहिए। लेकिन यान कहीं नहीं दिख रहा था। उसका गायब होना ड्वाइट को बड़ा अजीब लगा और उसका भरोसा अब चिड़चिड़ेपन में बदलने लगा। उसने झटके से इधर-उधर नजरें घुमाईं, पूरी घाटी और पत्थरों को छान मारा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दुश्मन इतनी जल्दी कहाँ फुर्र हो गया। जब ड्वाइट को लग रहा था कि 974वां रिक्रूट डर के मारे भाग गया होगा, तब यान एक नुकीले पत्थर के पीछे छिपकर आराम से सब देख रहा था। उसने दबी आवाज में बड़े इत्मीनान से कहा कि ड्वाइट एक नंबर का बदमाश है, ब्लेड माउंटेन्स के किसी भी राक्षस से ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ये खतरा इंसान की शक्ल में है जो जानबूझकर क्रूरता करता है। ड्वाइट ने उन जंगली लोगों के बारे में सुन रखा था जो जिंदा रहने के लिए जानवरों को भी खा जाते हैं, पर इस घाटी का नजारा तो उसकी सोच से भी ज्यादा डरावना था। खून की बदबू, क्षत-विक्षत लाशें और वहां का खूंखार माहौल देखकर लग रहा था कि ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि एक जीता जागता दुस्वप्न है। ड्वाइट ने बड़े घमंड के साथ यान को बेकार बताया और अपनी शर्तों को ऐसे पेश किया जैसे वो कोई एहसान कर रहा हो। उसने कहा कि वो यान को अभी यहीं पीट-पीट कर अधमरा कर सकता है, पर अगर वो कायदे से भीख मांगे तो उसे छोड़ा जा सकता है। पत्थर और सारा सामान उसके हवाले कर दो और ड्वाइट उसे रईसों वाली दया दिखाएगा, एक ऐसी दया जो किसी जंजीर की तरह चुभने वाली और अपमानजनक थी। 974वें रिक्रूट ने बड़े नाटकीय अंदाज में हैरान होते हुए एक ऐसी बात कही जो किसी के गले न उतरे। उसने मान लिया कि उसके पास अब कोई जादुई पत्थर नहीं बचा है। इसलिए नहीं कि उसने उन्हें कहीं छिपा दिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उन्हें खा गया था। उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, जैसे वो पत्थर नहीं बल्कि पानी पीने जैसी कोई आम बात कर रहा हो। ड्वाइट तुरंत चिल्लाया कि यान झूठ न बोले। वो तो बस दिखावे की हमदर्दी दिखाने ही वाला था, पर इस जंगली यान की बातें इतनी सीधी और बेबाक थीं कि उसे लगा शायद वो सच बोल रहा है। ड्वाइट को ये उसकी चालाकी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी लगी, और उस बेवकूफ़ी ने ड्वाइट के बने बनाए खेल का मजा किरकिरा कर दिया। यहाँ कोई नहीं है, ड्वाइट ने बहुत ही ठंडे और बेरुखे लहजे में कहा। अगर मैं तुम जैसे मामूली प्यादे को मार भी दूं, तो किसी को पता नहीं चलेगा। अगर यान जिंदा रहना चाहता है, तो उसे पत्थर दे देने चाहिए, बस इतनी सी बात थी। और फिर यान ने अचानक एक ऐसी ठंडी आवाज में हाँ कह दी जिससे लगा कि ये हार मानना नहीं बल्कि कोई जाल बिछाना है। यान की आंखों में एक शैतानी चमक आई और उसने ड्वाइट की तरफ देखते हुए धीरे से सिर हिलाकर उसकी बात मान ली। हाँ, वाकई यहाँ कोई नहीं था। उसने ये बात एक ऐसी अजीब मुस्कान के साथ कही जैसे वो रहम की भीख नहीं मांग रहा हो, बल्कि ड्वाइट को कुछ करने की इजाजत दे रहा हो। यान की बातों में छिपे खतरे को नजरअंदाज करते हुए ड्वाइट ने बड़े रईसी अंदाज में उसकी बात मान ली। उसने वादा किया कि वो इस बात का ख्याल रखेगा, बस शर्त ये है कि यान चिल्लाने या शोर मचाने की कोशिश भी न करे। उसने ये चेतावनी ऐसे दी जैसे उसे पूरा यकीन हो कि जीत उसी की होगी। जब ड्वाइट उस मामूली रिक्रूट को धमका रहा था, तब उसका ध्यान उस सफेद धुएं जैसी चीज पर नहीं गया जो उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो धुंध की तरह पतली थी, पर उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। वो हवा में बनी किसी तलवार की तरह खामोशी से उसकी ओर आ रही थी। पलक झपकते ही वो घमंडी आदमी उस अजीब जादुई चीज की चपेट में आ गया और उसे अपनी लापरवाही का फल मिल गया। जैसे ही वो चीज उसे छुई, यान ने हमला कर दिया। सजा बहुत तेज और सटीक थी, मानो उस सफेद धुएं ने ठीक उसी पल का इंतजार किया हो जब ड्वाइट का घमंड उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए।
ड्वाइट के दिमाग में एक तस्वीर बिल्कुल साफ उभर कर आई, एक बड़ा नीला झंडा जिस पर ताज और क्रॉस बना था और वो हवा में जोर शोर से लहरा रहा था। धूप उस पर ऐसे चमक रही थी जैसे वो ताकत और विरासत का कोई बड़ा प्रतीक हो, उस जिंदगी का हिस्सा जो उसे लगा कि उससे छीन ली गई है। उसे ड्वाइट हवेली का अगला मालिक बनना था, एक विशाल जायदाद का वारिस जिसे दौलत और खौफ के बीच पलाबढ़ा होना था। पर 12 साल की उम्र में उसे पता चला कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो मीठी मुस्कान के पीछे गंदगी छिपाए रखते हैं। उसकी विरासत तो तय थी, पर बाहर वालों ने उसमें जहर घोल दिया था। लालची हाथ उसकी किस्मत को अपने हिसाब से मोड़ने के लिए बेताब थे। 2 घटिया लोग उस बच्चे के सिर पर सवार थे और अपनी नफरत को शिक्षा का नाम देकर छिपा रहे थे। उन्हें डर था कि बड़ा होकर वो परिवार का मुखिया बनेगा और अपनी ताकत से उन्हें कुचल देगा, इसलिए उन्होंने हद पार कर दी। उनकी बातें शहद जैसी मीठी थीं पर इरादे खंजर जैसे, और वो नाटक करते रहे कि ये सब उसके भविष्य के लिए है। उन 2 बदमाशों ने उस बेकसूर बच्चे को दूर भेज दिया, एक ऐसे वॉरियर ट्रेनिंग सेंटर में जिसका नाम सुनने में तो इज्जतदार लगता था, पर असल में वो एक तरह की सजा थी, एक ऐसी जगह जो शरीर को तोड़ने और हिम्मत को कुचलने के लिए बनाई गई थी, ताकि वारिस भी भूल जाएं कि उन्हें कभी किसी चीज की उम्मीद करने का हक था। उसे कचरे की तरह गंदगी में फेंक दिया गया था और वो उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा। अपने दिल में ड्वाइट आज भी ड्वाइट खानदान का असली वारिस था। उसने कसम खाई थी कि एक दिन जब वो इस नर्क से बाहर निकलेगा तो उन लुटेरों को जिंदा जला देगा और अपनी हर वो चीज वापस छीन लेगा जो उन्होंने चुराई थी।